नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट में हम कर रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के गुण। प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व होते हैं और किस तरीके से उनके विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। लास्ट हमने गलनांक क्वथनांक के बारे में बात की थी। गलनांक क्वथनांक सिंपल है, धात्विक प्रकृति इनकी होती है, तो इसका मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। धातुओं को गलाने के लिए भी और धातुओं को उबालने के लिए भी बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में। डेंसिटी या घनत्व, सबसे पहली बात तो डेंसिटी या घनत्व होता क्या है। डेंसिटी या घनत्व का मतलब होता है इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, इकाई आयतन में, इकाई आयतन का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, 1 मीटर क्यूब हो सकता है, इतनी जगह पर, या इकाई आयतन में कुछ भी हो सकता है। 10 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, 10 मीटर क्यूब हो सकता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, 2 मीटर क्यूब हो सकता है, कुछ भी इसमें हो सकता है। तो इतनी जगह पर उपस्थित द्रव्यमान को 1 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब या कोई भी हमें निश्चित मात्रा दे रखी हो, उतनी जगह में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। प्रथम और द्वितीय वर्ग की तुलना में संकर्ण धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। उसका रीजन क्या है कि इधर से इधर जाते हैं तो आयतन में कमी आती है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, आकार में कमी हो रही है। लेकिन इधर से इधर जाते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। यहाँ पर 21 प्रोटॉन, यहाँ पर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो इस तरीके से प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो इसका आयतन है उसके अंदर लगातार कमी हो रही है। तो घनत्व जो होता है वो आयतन के होता है व्युत्क्रमानुपाती और मास के या द्रव्यमान के होता है समानुपाती। तो इसका मतलब द्रव्यमान तो बढ़ रहा है लेकिन आयतन कम हो रहा है, तो ये दोनों चीजें ही घनत्व को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। देखिए, प्रथम व द्वितीय वर्ग की तुलना में संक्रमण धातुओं के घनत्व अत्यंत उच्च होते हैं। इसका कारण यह है कि इनके भीतर के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिससे इनका नाभिकीय आवेश तो बढ़ता जाता है लेकिन आकार कम ही रहता है। फलतः इनके घनत्व के मान बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी निबिड़ संकुलित अर्थात क्लोजेस्ट पैक्ड क्रिस्टल संरचना भी इनके घनत्व को बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि इसके कण बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे के साथ बंधकर जुड़े होते हैं, जिससे उनके बीच में स्पेस कम से कम रहे और इसी वजह से इनका घनत्व बढ़ जाता है। स्कैंडियम की 3 तथा यट्रियम और टाइटेनियम की 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब अपवाद को छोड़कर समस्त संक्रमण श्रेणी तत्वों के घनत्व 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से उच्च होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ घनत्वों के मान दे रखे हैं। घनत्वों में स्कैंडियम के लिए 3.0 है, टाइटेनियम के लिए 4.5 है। अब बाकी सभी का देखो आप, जैसे आप देख रहे हो, बाकी सभी के घनत्व की वैल्यू 5 से ऊपर होती है। ठीक है, वैनेडियम के लिए 6.11, क्रोमियम के लिए 7.14, Mn के लिए 743 और Fe के लिए 7.87, कोबाल्ट के लिए 8.90, निकेल के लिए 8.91, कॉपर के लिए 8.95 और Zn के लिए 7.14। केवल लास्ट में जाकर कम हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा इसका आकार प्रतिकर्षण की वजह से बढ़ गया, इस वजह से। उसके बाद में, और अगर हम संक्रमण के बारे में बात करेंगे तो संक्रमण तत्व भी नहीं है। अगर हम संक्रमण तत्वों के बारे में बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर हमेशा ही, बाएं से दाएं जाने पर हमेशा ही घनत्व के मान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, उत्प्रेरकीय सक्रियता, कैटालिटिक एक्टिविटी। संक्रमण धातुओं का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है इनकी उत्प्रेरकीय सक्रियता। संक्रमण धातु परमाणुओं व आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और रिक्त डी कक्षक भी होते हैं, मतलब दोनों चीजें हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होंगे, डी इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर रिक्त डी कक्षक भी पाए जाएंगे। अतः ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं। तो बाहर के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भी है, अंदर का कक्षक खाली भी है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं।
इस कारण संक्रमण धातुएं एवं उनके यौगिक प्रभावी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अधिकांशतः उत्प्रेरक के रूप में जिन धातुओं अथवा मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है वे सभी संक्रमण धातु ही होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का टॉपिक है। अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरकों के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ संक्रमण धातुओं के यौगिकों को अलग अलग प्रकार की जगह पर यूज किया जाता है, तो हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले Fe को उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। FeSO4 और H2O2 का FeSO4 फेरस सल्फेट और H2O2 का जो मिश्रण होता है इसको फेंटॉन अभिकर्मक, फेंटॉन रिएजेंट बोलते हैं, उत्प्रेरक है। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण में एक विशिष्ट अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है और इस अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में होता है, अम्लों में नहीं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस फेंटॉन अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बनेंगे, अम्ल नहीं बनेंगे। हो यहां पर यह भी सकता था कि RCH2OH का हो जाता ऑक्सीकरण और बन जाता RCOOH, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाती इसको, ठीक है। लेकिन फेंटॉन अभिकर्मक की उपस्थिति में केवल और केवल ये एल्डिहाइड तक ही जाता है और वहां पर इसको रोक दिया जाता है। नेक्स्ट, अपने आप ये रुक जाएगा। उत्प्रेरक मैग्नीज एसीटेट, देखो उत्प्रेरक यहां पर मैग्नीज एसीटेट है, ठीक है, की उपस्थिति में एल्डिहाइड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर देंगे। यहाँ पर Mn, यहाँ पर आयरन, तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे पास संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण धातुएं हैं। इसके अलावा और भी अपने एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है, इन सभी एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। अब ये सबसे मशहूर और बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये है FeMO, आयरन और मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में 2NH3 का निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसके अंदर FeMO का यूज किया जाता है। यहाँ पर Fe और MO दोनों ही धातुएं हैं और ये दोनों ही डी ब्लॉक में है। Cu और वैनेडियम, कॉपर और वैनेडियम उत्प्रेरक को ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में यूज किया जाता है। नायलॉन 66 के संश्लेषण में प्रयोग किए जाने वाले एडिपिक अम्ल का, देखो नायलॉन 66 में एडिपिक अम्ल होता है और एक हेक्सामेथिलीन डायमीन होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो एडिपिक अम्ल नायलॉन 66 के लिए हमें चाहिए वो हमें कहां से मिलता है, वो कॉपर वैनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में साइक्लोहेक्सेनॉल, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है और ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल दोनों की क्रिया करने से हमें एडिपिक अम्ल का निर्माण होता है कॉपर वैनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। नेक्स्ट, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तन करने से होता है, ठीक है। देखो SO2 ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा और बनाएगा SO3 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। नेक्स्ट है रानी निकल। रानी निकल होता है सूक्ष्म विभाजित निकल जो होता है उसको रानी निकल बोलते हैं, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, बहुत सारी अभिक्रियाओं के अंदर ये बचता भी है, रानी निकल बोलते हैं इसको। कई अपचयन अभिक्रियाओं में प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए हेक्सामेथिलीन डायमीन के संश्लेषण में हेक्सामेथिलीन डायमीन के संश्लेषण में एडिपोनाइट्राइल का यूज किया जाता है और हाइड्रोजन की उपस्थिति में ये इसका अपचयन कर देता है, ठीक है। मतलब रानी निकल क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसका कर देगा अपचयन। अपचयन कैसे कर दिया, देखो CH2 का ये कार्बन दोनों इसके अंदर ऐड कर दिए, CH2 बन गया, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो CH2 NH2 देखो दोनों अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया से हम बना रहे थे एडिपिक एसिड और एक अभिक्रिया से हमने जो निर्माण किया है वो किया है हेक्सामेथिलीन डायमीन का। हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड दोनों ही नायलॉन 66 के मुख्य घटक होते हैं और इन दोनों का निर्माण हम किससे कर पाते हैं, हम कर पाते हैं डी ब्लॉक के तत्वों से, ठीक है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म विभाजित निकल का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कार्बन कार्बन द्विबंध के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। मतलब जो हमारे पास अगर
कोई असंतृप्त हो, असंतृप्त से हमें संतृप्त प्रकार के यौगिक का निर्माण करना है, जैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण करना है, तो उनमें भी हम यूज कर सकते हैं सूक्ष्म विभाजित निकल का। ये तो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। देखिए ये है डबल बॉन्डेड गैस, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगी, निकल की उपस्थिति में CH सिंगल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 में Al ब्यूटिल 3 मिलाने से जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनता है, जिसका उपयोग एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा पॉलीएथिलीन के निर्माण में होता है। तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है Al ब्यूटिल 3, ठीक है, Al ब्यूटिल 3, तो इसको मिलाने से ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक हो जाएगा TiCl4+। ये दोनों ही जिगलर नाटा होते हैं, इन दोनों को ही जिगलर नाटा बोलते हैं। तो बहुलकीकरण द्वारा पॉलीएथिलीन के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक होता है ये एथिलीन। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का फॉर्मेशन हो गया, वही पॉलीएथिलीन जिसका यूज हम प्लास्टिक के तौर पर करते हैं। नेक्स्ट कॉपर, जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड, कॉपर के, जिंक के और क्रोमियम के ZnO हो सकता है, Cr2O3 हो सकता है, Cu हो सकता है, उसके अलावा Cu2O हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के जो ऑक्साइड इसके हैं, ये जल गैस होती है वाटर गैस CO+H2 होती है वाटर गैस। अब वाटर गैस का जब आपस में क्रिया करवा कर इससे मेथनॉल बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकीय सक्रियता का कारण, संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकीय सक्रियता का कारण, उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजेनस कैटालाइसिस, एक होता है हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। इन उत्प्रेरकों की भौतिक, समान उत्प्रेरक का मतलब होता है जब क्रियाकारक और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में हो। मतलब अगर क्रियाकारक गैस है, उत्प्रेरक भी गैस है, तो वो क्या होगा, होमोजेनस प्रकार का कैटालिस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इन उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था वही होती है जो क्रियाकारकों की होती है, अर्थात क्रियाकारक और उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में होते हैं। किसी समान उत्प्रेरक में यह गुण होना चाहिए कि वह अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता हो तथा त्याग भी कर सकता हो। संक्रमण धातु परिवर्तनीय संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः इनके लवणों और संकुलों में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के साथ साथ त्यागने की भी क्षमता होती है। तो इसका मतलब ये समान उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट विषमांग उत्प्रेरक हेटेरोजेनस। अब विषमांग उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जिसमें जो उत्प्रेरक है और जो अभिकारक है, इन दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हों। जैसे अगर अभिकारक गैस अवस्था में है तो उत्प्रेरक ठोस अवस्था में हो जाएगा, अभिकारक द्रव अवस्था में है तो उत्प्रेरक किसी अन्य अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरीके से इन उत्प्रेरकों की भौतिक तथा भौतिक अवस्था क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है। सामान्यतः विषमांग उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होते हैं। विषमांग उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक और क्रियाकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं। उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है जबकि क्रियाकारक गैस अवस्था में होता है। इनमें उत्प्रेरकों का कार्य क्रियाकारकों को सतह प्रदान करना है। उत्प्रेरकों का कार्य केवल क्रियाकारकों के लिए सतह प्रदान करना है। क्रियाकारक उत्प्रेरक की सतह पर एडजॉर्ब होते हैं और आसानी से क्रिया कर लेते हैं। मतलब यहां पर देखो ये उत्प्रेरक की सतह है, इसके ऊपर क्रियाकारक आएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा और क्रिया होकर उत्पाद के अंदर बदल जाएगा। इस प्रक्रिया में वे सतह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी करते हैं। क्योंकि संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक आसानी से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में सहयोग दे सकते हैं, संक्रमण धातुएं भी और उनके यौगिक भी आसानी से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं, अतः वे कई अभिक्रियाओं में विषमांग उत्प्रेरकीय सक्रियता का प्रदर्शन करते हैं। बहुत सारी अभिक्रियाओं में विषमांग उत्प्रेरकीय सक्रियता का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रकार परिवर्तनीय संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकने और त्याग सकने की प्रवृत्ति के कारण ही संक्रमण धातु समांग तथा विषमांग दोनों प्रकार के उत्प्रेरण में प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को देना या देना है, संयोजकता पर आधारित है। तो इसका मतलब जो संक्रमण धातु होते हैं वो दोनों प्रकार के उत्प्रेरक हो सकते हैं, वो समांग उत्प्रेरक भी हो सकते हैं, वो विषमांग उत्प्रेरक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है संक्रमण तत्व आयनों के रंग तथा स्पेक्ट्रमीय व्यवहार। ठीक है, संक्रमण तत्व आयनों के रंग तथा स्पेक्ट्रमीय व्यवहार, तो इसमें कुछ खास टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले अपने को इसके कलर देखने और उसके बाद हम अलग अलग इसका वर्णन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बैंगनी जो कलर होता है, अगर अवशोषित रंग बैंगनी है तो पदार्थ हमें पीला हरा दिखाई देगा।
और उसके लिए अवशोषित प्रकाश की अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ जो होगी वो 400 से 435 होगी। अगर अवशोषित प्रकाश नीला है तो आगे हमें पीला दिखाई देगा, अगर हरा नीला है तो आगे हमें नारंगी दिखाई देगा, अगर नीला हरा है तो हमें लाल दिखाई देगा, अगर हरा है तो गहरा बैंगनी दिखाई देगा, अगर पीला हरा है तो बैंगनी दिखाई देगा, अगर पीला है तो नीला दिखाई देगा, और अगर नारंगी है तो हरा नीला दिखाई देगा, अगर लाल है तो नीला हरा दिखाई देगा। और ये सभी इनकी अवशोषित लगभग जो इनको अवशोषित प्रकाश की लगभग तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 400 से 435, 435 से 480, 480 से 490, 490 से 500, 500 से 560, 560 से 580, 580 से 595, 595 से 605 और 605 से 700 सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है ये यहाँ पर आती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब संक्रमण धातुओं में कलर होता है दो कारणों से होता है, एक तो होता है डीडी संक्रमण के कारण और एक होता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण। डीडी संक्रमण के कारण और एक होता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण केवल उन्हीं में होता है जिनमें डी कक्षक या तो खाली हो, ऑक्सीकरण अवस्था में कोई कलर प्रदर्शित करे और डी कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, तो वहां पर संक्रमण की संभावना नहीं, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है। देखिए डीडी संक्रमण, संक्रमण धातु संकुलों में डीडी संक्रमण को क्रिस्टल क्षेत्र सीएफटी थ्योरी के आधार पर समझाया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नतम ऊर्जा अवस्था में तो पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन जब संक्रमण धातु आयन के संपर्क में लिगैंड आते हैं तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हो जाती है। ये 12th क्लास में आपने पढ़ा है, डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग होके दो प्रकार के कक्षक बनेंगे, एक ईजी और एक टी2जी। टी2जी कम ऊर्जा वाले होते हैं, ईजी उच्च ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं। तीन कक्षक तो निम्न ऊर्जा वाले बनेंगे, दो कक्षक उच्च ऊर्जा वाले बनेंगे। अब अगर 6 लिगैंड है तो किस प्रकार से पहुंचते हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए इस प्रकार से अष्टफल के आकार में 6 लिगैंड आएंगे जो कि केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ आएंगे। 6 लिगैंड देखिए किस प्रकार से, यहां से 1 2, पहले तो 3 ही है, 1 2 और 3, उसके बाद 5 6, ये अष्टफल के आकार में आएंगे 6 लिगैंड इसकी तरफ, 1 2 3 4 5 6, और अष्टफल के आकार में इसके ऊपर आकर जुड़ेंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जब ये केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ जुड़ेंगे तो उनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होने से अलग अलग ऊर्जा स्तरों में चले जाएंगे। अलग अलग ऊर्जा स्तरों में जाने से तीन कक्षक जो कि dxy dyz dzx है ये निम्न ऊर्जा में चले जाएंगे। इनको जिरेट कक्षक बोलते हैं, जी को T2 मतलब ट्राई मतलब 3 एक जैसे। इस प्रकार ईजी और टी2जी कक्षकों में ईजी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं जबकि टी2जी कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी है ये, ठीक है। अब एनर्जी में सबसे पहले जब इनकी स्प्लिटिंग होगी, डेल ओ विपाटन एनर्जी बोलते हैं इसको, अब स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। अब जब इसका स्प्लिटिंग होगा तो dxz dyz dxy तीनों कक्षक तो टी2जी आ गए, मतलब इसकी एनर्जी तो इसकी खुद की एनर्जी से भी कम होगी। डी कक्षकों का विपाटन होने के बाद इसकी जो एनर्जी है इसकी खुद की एनर्जी से भी कम होगी और कुछ कक्षकों की एनर्जी उतनी ही बढ़ जाती है, तो इसके बीच में जो वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है। ईजी है, ईजी dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों प्रकार के डी कक्षकों की ऊर्जा का अंतर डेल ओ या 10 dq द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उपयुक्त से यह स्पष्ट होता है कि ईजी कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 डेलो ऊपर होते हैं जबकि टी2जी कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से माइनस 0.4 डेलो नीचे होते हैं, ठीक है। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, ये औसत ऊर्जा स्तर है। अब इस औसत ऊर्जा स्तर से जो टी2जी कक्षक होते हैं वो तो नीचे होते हैं, लेकिन कितना नीचे, माइनस 0.4 डेलो नीचे। और अगर डेलो है तो उसमें से माइनस 0.4 डेलो नीचे होंगे और ये कितने होंगे, प्लस 0.6 डेलो ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। डेल यहाँ पर ऊर्जा का प्रतीक है और ओ यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल को प्रदर्शित करता है, अष्टफलकीय को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस प्रकार जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षकों में ऊर्जा के अंदर अंतर आ जाता है और ऊर्जा के अंदर अंतर आने से इलेक्ट्रॉन जो आएगा सबसे पहले नीचे वाले कक्षकों में भरेगा। और अब जब भी इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा गया, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा गया, जब भी इलेक्ट्रॉन को आवश्यक मात्रा में ऊर्जा मिलेगी तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का डी से डी में जाना ही डीडी ट्रांजिशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का डी से डी में जाना ही डीडी ट्रांजिशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए,
देखिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षक में जाएगा तो वह कम ऊर्जा वाले दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करेगा और यह संकुल रंगीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता है तो वहां से उसको अवशोषित कर लेगा और संकुल क्या हो जाएगा, रंगीन। अब हम चतुष्फलकीय के बारे में बात करते हैं। जब हम चतुष्फलकीय के बारे में बात करते हैं तो एग्जैक्टली उल्टा होता है। ठीक है, इसका विपाटन उल्टा होता है एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें वो कक्षक सामने आते हैं जो कि संबंधित, जो कि हम पहले दूसरे तरीके से पढ़ चुके हैं, मतलब dx² y² वाले साइड में रह जाते हैं, dx² और dx² y² वाले साइड में रह जाते हैं और दूसरे कक्षक जो है वो सामने आ जाते हैं। देखिए इस तरीके से लिगैंड आएंगे 4 इधर इधर इधर, इस तरीके से 4 लिगैंड आएंगे चारों कोनों पर। तो ये तो बीच में है x y और z, ये तो x² और y² वाले तो बीच में है। जब ये लिगैंड यहाँ पर आएगा तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसके ऊपर आएगा, लिगैंड इसके ऊपर या इसके ऊपर आएगा, जबकि dx² y² वाले बिल्कुल बीच में रहने के कारण ये क्या है, ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं होते। ठीक है, जब लिगैंड केंद्रीय धातु की ओर पहुंचता है तो समस्त द्विकक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन T2G कक्षक लिगैंड से अधिक निकट होने के कारण इनकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी और Eg कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो चतुष्फलकीय प्रकार का विपाटन होता है वो अष्टफलकीय प्रकार के विपाटन की तुलना में जस्ट अपोजिट होता है। अष्टफलकीय विपाटन की तुलना में जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास में समान ऊर्जा वाले स्फीयरिकल डी कक्षक हैं। अब ये आपस में विपाटित होंगे, जिसमें 3 कक्षक ऊपर जाएंगे T2G, 2 कक्षक नीचे आएंगे Eg, मतलब इससे जस्ट उल्टा। ये तो है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल और ये है अष्टफलकीय, ये अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पर इन्होंने एनर्जी के बारे में बात कर रखी है। देखिए, चतुष्फलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विभाजन। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय जो है उसको अगर हम यहाँ पर ही देखें तो किस प्रकार से आएगा, 5 ऊर्जा वाले कक्षक इस तरीके से बने रहेंगे। ये अष्टफलकीय, ये चतुष्फलकीय, ये भी चतुष्फलकीय, दोनों चतुष्फलकीय हैं, इस प्रकार से बने रहेंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। देखो, हम जब अष्टफलकीय के बारे में बात कर रहे थे हम लिख रहे थे डेल ओ, यहां पर हम बात कर रहे हैं डेल टी। टी मींस टेट्राहेड्रल। ठीक है, T2G वहां पर नीचे थे, देखो ये रहे T2G नीचे, Eg ऊपर, जबकि यहां पर T2G ऊपर है और Eg नीचे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं TiH2O6+3 कॉम्प्लेक्स के अंदर किस प्रकार से कलर उत्पन्न होता है। अब इसके अंदर बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, Ti+3 के बारे में जब हम बात करते हैं, Ti+3, यहां पर हमारे पास में जो कंपाउंड था वो था TiH2O6+3। अब देखो जो H2O होता है, यहां पर जो H2O होता है, जो H2O होता है, ये H2O तो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था वाला लिगैंड है, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऑक्सीकरण अवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5 डी कक्षक है, यहाँ पर 5 डी कक्षक है प्रकार। अब यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो Ti के ऊपर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था आ गई, +3। टाइटेनियम कहां पर आता है, देखो टाइटेनियम के बारे में जब हम बात करते हैं तो टाइटेनियम आता है 22 नंबर पे। 22 नंबर है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 22 नंबर पे आने पर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो इस तरीके से, देखो 22 नंबर में हम बात करते हैं, देखो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6), देखो 10 और 3p6 4s2 10 और 3d2। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहां पर ये 10 हो गए, यहां पर ये 10 हो गए, तो 22। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, पहले तो यहां से निकल गए। जब ये +3 में आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो डी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1। Ti+3 में Ti
Ti+3 में डी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? एक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम यहां पर रखेंगे, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब देखिए क्या होगा, अब जब लिगैंड इसकी तरफ आएंगे इसका होगा विपाटन। विपाटन होने से ये 3 तो इधर आ गए T2G और 2 ऊपर चले गए Eg, dz2 x2 y2 xy yz और zx। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, प्रकाश की अनुपस्थिति में तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब यहां से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाने के लिए उसको जो लैम्डा की आवश्यकता है वो होती है 500 nm, उसको जो वेवलेंथ की आवश्यकता है वो होती है 500 nm। देखो कभी भी कलर का प्रदर्शित होता है, जब इलेक्ट्रॉन निचले ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाता है तो प्रकाश को अवशोषित करता है और उसका कंप्लीमेंट्री कलर ही हमें दिखाई देता है। तो यहां ये जब प्रकाश को अवशोषित करेगा तो हरे भाग को अवशोषित करेगा, मतलब किसको अवशोषित करेगा? हरे भाग को। हरे भाग की लैम्डा 500 nm के बराबर होती है, उसको ये कर लेगा अवशोषित, और इसी वजह से उसका कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है? उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा? बैंगनी होगा। जैसे कि अभी हमने देखा था, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर कोई हरे को अवशोषित करता है तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा? उसका कंप्लीमेंट्री जो कलर होगा वो क्या होगा? बैंगनी होगा। देखो यहां पर ये रहा हरा और इसका गहरा बैंगनी आएगा। ठीक है, मतलब हरा तो इसने अवशोषित कर लिया और हमें कैसा दिखाई देगा? ये गहरा बैंगनी दिखाई देगा, पर्पल दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की अनुपस्थिति में तो कोई दिक्कत नहीं थी, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा, जबकि प्रकाश की उपस्थिति में जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, मतलब प्रकाश को ग्रहण करके एक इलेक्ट्रॉन जब T2G से Eg स्तर में चला जाएगा तो 500 nm के बराबर लैम्डा को अवशोषित करेगा। और ये जो 500 nm होता है ये हरे प्रकाश के बराबर होता है, और हरा प्रकाश तो उसने अवशोषित कर लिया, उसका पूरक रंग हमें दिखाई देगा, और ये किस रंग का दिखाई देगा? ये हमें दिखाई देगा बैंगनी रंग का दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां गया? D से D के अंदर गया। इलेक्ट्रॉन पहले T2G में था, अब कहां चला गया? Eg में। तो इलेक्ट्रॉन D से D के अंदर ही गया है, इसी वजह से इसको DD संक्रमण या DD ट्रांजिशन कहा जाता है। तो ये पहला कारण है किसी भी संक्रमण तत्व में जो अगर हम रंग के बारे में बात करते हैं तो इस वजह से इसके अंदर रंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। कुछ यौगिकों में आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा होता है। देखो यहां पर आपको आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि देखो जब हम DD संक्रमण करेंगे तो DD संक्रमण के लिए पहली और सबसे आवश्यक शर्त यह है कि D के अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब D के अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन के होने के बाद ही वो आगे ट्रांजिशन कर सकता है, और ट्रांजिशन करने के बाद जब D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के बाद वो ट्रांजिशन कर सकता है, और ट्रांजिशन करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा और इसी वजह से वो कलर को अवशोषित करेगा या उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, लेकिन जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता उनमें किस तरीके से होता है? एग्जाम्पल के लिए कॉपर में D के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी ये नीले रंग का है। इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है तो ये भरे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 9 है, ये नीले रंग का हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर नहीं होता, देखो जैसे यहाँ पर ये है Ti+4 है, जीरो विन्यास है, रंगहीन है। Ti+5 है, जीरो विन्यास है, नारंगी पीला है। यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इनके कलर हैं, इस वजह से इसको समझाने के लिए एक नया कंसेप्ट दिया गया जिसे बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसका मतलब यह है कि इसमें आणविक कक्षकों का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन एक आणविक कक्ष से ही दूसरे आणविक कक्ष के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। एक आणविक कक्ष से ही दूसरे आणविक कक्ष के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, और ट्रांसफर होने के कारण इनको एनर्जी की आवश्यकता होगी और उसको वो अवशोषित करेंगे, अवशोषित होने के कारण ही कलर प्रदर्शित करेंगे। अर्थात आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम में
जो कक्षक होता है, एक आणविक कक्षक ही दूसरे आणविक कक्षक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस वजह से आवेश स्थानांतरण जो स्पेक्ट्रम है उससे उत्पन्न रंग अधिक गहरे होते हैं। संक्रमण धातु आयन पर धनावेश जितना भी ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना, संक्रमण धातु आयन पर धनावेश जितना ही ज्यादा होगा उसका आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा उतना ही अच्छा बनेगा और उसका कलर उतना ही ज्यादा डार्क होता जाएगा। ठीक है, एग्जांपल यहां पर दे रखे हैं। टाइटेनियम +4 के अंदर जो कलर इलेक्ट्रॉन 0 है, रंग रंगीन, +5 के अंदर नारंगी पीला, +6 के अंदर नारंगी और +7 के अंदर गहरा बैंगनी। ये रंगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, दो कारणों की वजह से कलर होता है, एक तो होता है डीडी संक्रमण और एक होता है आवेश स्थानांतरण। जिनमें डीडी के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर तो डीडी ट्रांजिशन होगा, लेकिन यहां पर नहीं है, वहां पर आवेश स्थानांतरण होगा। आवेश स्थानांतरण द्वारा जो रंग है वो तो इस पर उत्पन्न आवेश पर निर्भर करता है, और जबकि जब हम बात करते हैं डीडी संक्रमण की तो सीएफएससी पर, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, उस पर निर्भर करता है। और सीएफएससी का जो मान होता है वो दो कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर क्या है उस पर, अर्थात जिसको हम डेल्टा कहते हैं। अष्टफलकीय के लिए इसको डेल ओ से लिखते हैं और चतुष्फलकीय के लिए इसको डेल टी से लिखते हैं। इसके अलावा लिगैंड कौन सा आ रहा है? देखो, लिगैंड प्रबल और दुर्बल प्रकार के होते हैं, तो प्रबल और दुर्बल प्रकार के लिगैंड युग्मन या अयुग्मन की क्रियाएं करेंगे तो उसके आधार पर। तीसरा, केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, इसके आधार पर निर्भर करता है। तो रंगों का होना ना होना या रंगों का प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारक है कि आवेश। अगर आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के बारे में बात करें तो धातु आयन पर उपस्थित आवेश, जबकि डीडी संक्रमण के बारे में बात करें तो सीएफएससी, कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतर, लिगैंड की प्रकृति, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, इन सब चीजों पर यह निर्भर करता है। ठीक है, तो आज हमने डी जो ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन किया। डी ब्लॉक के तत्वों के बहुत सारे गुणों के बारे में अध्ययन किया, जैसे घनत्व, उसके अलावा उनके कलर, उसके अलावा ट्रांजिशन किस प्रकार से होता है, सीएफटी किस प्रकार से लगती है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या होता है, किसका कलर किस प्रकार से आएगा, इन सब के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ यौगिक होते हैं, मतलब इनके यौगिक, आपने बहुत सारे यौगिक पढ़े होंगे, उन यौगिक्स के बारे में, उनके जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से यौगिक इसके होंगे और किस किस प्रकार से वो क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। हम उनके निर्माण के संबंध में बात करेंगे, जैसे कौन कौन से हैं उसके बारे में। देखिए, ये इसके बहुत सारे यौगिक हैं। ठीक है, ये बहुत सारे यौगिक जो हैं ये किस प्रकार से बनेंगे और क्या होंगे, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे +2 वाले TiO है, वेनेडियम के ZnO तक, +3 वाले ये सभी, +4 वाले, +5 वाले, अलग अलग प्रकार के यौगिक हैं, किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को प्रदर्शित करेंगे, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आज हमने इन सभी चीज़ों के बारे में बात की, कौन सा यौगिक किस प्रकार से बनता है, क्या करता है। एक बार जो चीज़ें हमने वहाँ पर की हैं उसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप है। देखिए, ये विस्तृत रूप है थोड़ा सा, आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं किस प्रकार से कलर है। थोड़ा ज़्यादा अच्छी इमेज है इसकी, तो यहाँ से आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।